वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मीना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गुरु हैं बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योरशिप की, और आपके बिजनेसेस को बेहतर बनाने, नया कारोबार शुरू करने के लिए, आपको इनकरेज करने के लिए हर हफ्ते अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल कर राइजिंग पाकिस्तान की रौनक बढ़ाती हैं। आपके सवालात मुझ तक पहुंचने का सिलसिला जारी है। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा राइजिंग पाकिस्तान का इंस्टाग्राम आपको मालूम ही है, इस पे आप हमें सवाल भेज सकते हैं। आमना और उनकी 4 मेंबर टीम आपके सवालात का इंतजार कर रहे हैं। सेगमेंट शुरू करते हैं, साथ साथ सवालों का सिलसिला भी जारी रहेगा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मीना। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम तौसीक। आपको बारिश मुबारक। आप सबको बारिश मुबारक। मैं तो उम्मीद छोड़ बैठा था। पता है, मतलब जब दुबई गई हुई थी लास्ट ईयर, मैं दुबई के बाद से मैंने बारिश नहीं देखी थी। मतलब मैं अक्टूबर वहाँ पे रह के आई थी, नवंबर स्टार्ट में वापस आई थी। पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी होने वाला था। जनवरी पूरा हो गया। इतना लंबा टाइम इस्लामाबाद में बगैर बारिश के, मतलब हमने शायद जिंदगी में नहीं गुजारा। वो अब्रारुल हक का गाना है, भीगा भीगा सा दिसंबर है। हाँ। तो इस दफा तो सूखी सूखी तन्हाई रह गई थी। दिसंबर भी सूखा तो तन्हाई भी सूखी, फायदा ही कोई नहीं हुआ। एग्जैक्टली। बस अब देख लें कि मतलब मुझे लगता है इस दफा दिसंबर में ब्रेकअप ज्यादा हुए होंगे। हाँ, हो सकता है। पर सोचे बारिश भी नहीं थी कि जिसमें लोग कम से कम अपने गम को भुला सकते। देखो, बारिश भी नहीं थी कि कम से कम अपने आंसू जो है उनको छुपा सकते। सही बात है, सही। नहीं, शुक्र है अल्लाह का कि बारिश हो गई। हाँ जी, माशाल्लाह। और हमने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा था, जो कि मीना बात कर रही है, कि आपके इलाके में अगर बारिश हुई है और पहली बारिश है इस सीजन की, तो आप अपने इलाके के नाम और अपना नाम और वो बारिश कैसी लग रही है उसकी अगर कोई तस्वीर खींच के हमें भिजवाएं तो आने वाले प्रोग्राम्स में हम उसे शामिल करेंगे। मीना, जल्दी जल्दी चलते हैं आपके सवालात, मतलब आपसे किए गए सवालात की जानिब। मुल्तान से नूर ने हमें याद किया है, और नूर कहती है, मीना बाजी, कारोबार को सेट करने के लिए हौसला और हिम्मत कहां से लाएं? बहुत अच्छा सवाल है कि हौसला और हिम्मत कहां से लाएं। मेरे अब्बा, जो कि अभी अपनी सर्विस से रिटायर हुए हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास जो 2 प्लॉट हैं उनको बेचकर मैं फार्म बनाना चाहता हूं जहां गाय और बकरियां रखूंगा, सालाना आमदनी अच्छी होगी। लेकिन मीना बाजी, हमारा एज अ फैमिली कोई तजुर्बा नहीं है जानवरों की खरीदो फरोख्त का और उनसे जुड़े मसाइल का, तो हम क्या करें? डर लग रहा है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जिन्होंने बिल्कुल ऐसे ही बिजनेस में बहुत पैसा डुबोया है, बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग एग्जैक्टली कि आपके पास इसकी नॉलेज इतनी नहीं है इस सेक्टर की। तो अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं ना, तो आपको इसको सीखने की सबसे पहले बहुत ज़रूरत है। वो प्लॉट बेचने से पहले आप 2, 3, 4, 5 महीने लगाएं, जिसमें सिर्फ आप ऐसे लोगों से बात करें जो ये बिज़नेस कर रहे हैं, जिन्होंने ये बिज़नेस पहले किया है, जिनका सक्सेसफुल हुआ, जिनका नहीं सक्सेसफुल हुआ। आप मार्केट्स में जाएं, बार बार मंडी में जाएं, आप देखें कि क्या चीज़ खरीदी जा रही है, क्या चीज़ बेची जा रही है। देखिए, एनिमल्स की जो खरीदो फरोख्त का जो सेक्टर पूरा है, इसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, वबाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। एकदम से कोई बीमारी आती है और लोगों का पूरा फ्लॉक जो है वो मर जाता है और आपका पूरा पैसा डूब जाता है। तो आपके जो प्लॉट हैं वो एक ऐसा एसेट है। एसेट क्या होता है? सरमाया। वो एक ऐसा सरमाया है जो कि लो रिस्क है, राइट? जो चीज़ लो रिस्क होती है ना, वो लो रिटर्न भी आमतौर पे होती है। यानी कि या तो रिटर्न वो कम देती है या वो ओवर टाइम बड़ा लंबे अरसे बाद रिटर्न देती है। और वो आम तौर पे बहुत ज़्यादा, मतलब लो रिस्क चीज़ लो रिटर्न देती है, हाई रिस्क चीज़ हाई रिटर्न देती है। तो अगर एक ऐसा बिजनेस आपको मिल रहा है जिसमें हाई रिटर्न है, तो ये भी मानने और जानने की ज़रूरत है कि ये हाई रिस्क भी है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम रिस्क्स को कम करें और रिटर्न को इंक्रीज़ करें। रिस्क्स को कम करने के लिए जितना आप एजुकेट करेंगे, जितना आप रिसर्च करेंगे, जितने आप ऐसे सिस्टम्स, ऐसे प्रोसेसेस क्रिएट करेंगे, अगर आपको कोई काम नहीं आता तो आप ऐसा पार्टनर लेकर आएँ या ऐसा एम्प्लॉई लेकर आएँ जिसको वो काम आता है। इस तरह आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं और अपना रिटर्न इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, एक और मशवरा आपकी इजाज़त से मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह का कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो पहले उस तरह के किसी कारोबार में जाके नौकरी करें। बिल्कुल, या उस तरह के किसी और कारोबार में इवन इन्वेस्ट करें थोड़ा पैसा। अंकल, अगर आप ये देख रहे हैं, आप अपने दोनों प्लॉट ना बेचें इस तरह, ठीक है? और दोनों प्लॉट के पैसे एक फार्म में इस तरह बिल्कुल ना लगाएं। अच्छा, एक तो मैं थोड़ा सा टाइम इस पे और लेना चाहूंगी। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा टाइम इस पे और इसलिए लेना चाहूंगी, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे डिसीजन करते हैं। एक और चीज जो होती है उसको हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अब उसका उर्दू का वर्ड आप मुझे ढूंढ के बताएं क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन सबको समझ आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये है, काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा उससे हट के उसके अंदर कुछ इनोवेशन लेके आए, कुछ फर्क करें। नहीं, मैं इनोवेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रही, मैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से कह रही हूं। जब हम कुछ बता रहे हैं क्या जी, एक ही जगह पे कैपिटल को अपने ना रखें, उसको डिफरेंट किसी और समत में लेके जाएं। बिल्कुल। जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना,
हम इसको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कहते हैं कि मेरी ऑलमोस्ट एक फाइल है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की मेरी इन्वेस्टमेंट्स लगी हुई हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लो रिस्क इन्वेस्टमेंट भी होती है, मिडिल रिस्क वाली भी होती है, हाई रिस्क वाली भी होती है। अब आपका जो प्लॉट है वो आपकी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। अब आप उस प्लॉट में से एक प्लॉट को निकाल के आप शायद मीडियम रिस्क में थोड़े से पैसे डाल दें, थोड़े से हाई रिस्क में डाल दें। अच्छा। इस तरह आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है, बजाय इसके कि आप सारे कहते हैं ना एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं डालने चाहिए। तो बजाय इसके कि आप सारा कुछ निकाल के एक हाई रिस्क चीज़ के अंदर डाल दें और जब वो अगर वो डूबे तो बस सब कुछ डूब जाए। आपको हमेशा ऐसे प्ले करना चाहिए कि थोड़ा सा मैंने लो रिस्क में डाला, फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा रिस्क में डाला, फिर थोड़ा सा मैंने हाई रिस्क में डाल दिया कि अच्छा ये डूबे भी डूबे तो खैर है, पर चल पड़ा तो छक्का बड़ा ज़बरदस्त लगेगा क्योंकि हाई रिस्क हाई रिटर्न है। बिल्कुल ठीक। तो ये जो है ना इस तरीके से सोचें कि नूर के अब्बू के लिए मशवरा ये है, अंकल आप जो है ना दोनों प्लॉट इकट्ठे ना बेचें, दोनों प्लॉट इकट्ठे ना बेचें। बहुत ज़्यादा रिसर्च करें, बहुत ज़्यादा फिगर आउट करें कि एग्जैक्टली आप किस चीज़ में क्यों और कैसे पैसे लगाना चाहते हैं। 2 प्लॉट इकट्ठे बिल्कुल नहीं करने, थोड़े से शुरू करें, 2 बकरियां लेके शुरू करें, 4 लेके शुरू करें और उसको मल्टीप्लाई करके देखें कि वो चलता कैसे है, वो चीज़ होती कैसे है, वो वर्कआउट पूरी कैसे करती है, फिर ज़्यादा इन्वेस्ट करें। चिन्योट से साजिद अली ने हमें याद किया है, मीना बाजी एक प्रोग्राम में आपने रिश्तेदारों के हवाले से बताया था कि कारोबार करते हुए अपने रिश्तेदारों से बचना कैसे है। दोस्त और रिश्तेदार कहते हैं अपना ही तो भांजा है, वो यार कर लेंगे हिसाब किताब बाद में, फिलहाल तो चीज़ें दो ना हमें। मीना बाजी मैंने शादियों और सालगिरह के मौके पर सेटअप लगाने का काम शुरू किया है। मैंने अपने दोस्तों को साफ कह दिया है सलाम दुआ अपनी जगह, लेकिन लेन देन में कोई गड़बड़ नहीं होगी, चीज़ चाहिए तो बताओ। बिल्कुल ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। और आप अपने बिजनेस को जितना प्रोफेशनल करेंगे ना और अपनी बिजनेस की आउटलुक जितनी प्रोफेशनल बनाएंगे, उतना लोग कम आके इस किस्म के सवाल जवाब कर सकेंगे, इस किस्म की आस्क आपसे कर सकेंगे। सो आप अपफ्रंट हो जाएं इसके बारे में। और इसके अंदर मेरा ज़ाती ख्याल ये कि वो अगर दोस्त आपसे नाराज होते हैं और रिश्तेदार आपसे नाराज होते हैं तो इसका मतलब है वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके मुखलिस रिश्तेदार नहीं है। बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे किसी दोस्त ने फर्ज कीजिए कि चाय का एक ढाबा शुरू किया और मैं वहां पे गया और मेरा बिल बना है 240 रुपए, तो मुझे तो उसको 300 देने चाहिए और मुझे कहना चाहिए यार ये 60 जो है ना ऊपर, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है तेरे लिए। हमें तो दोस्तों को, रिश्तेदारों को एनकरेज और प्रमोट करना चाहिए उनके नए कारोबार में, चाहे जाए कि हम उनसे कहें कि अच्छा नहीं है मैंने 3 चाय पी है और मैं उसके पैसे नहीं दे रहा क्योंकि तुम मेरे दोस्त। बिल्कुल, वो फिर मुखलिस दोस्त नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पर एज अ बिजनेस भी ना आप जितनी चीजें डायरेक्टली और अपफ्रंट करेंगे, देखिए बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा होता कि आप माइंड कर रहे हैं, आप दिल में सड़े होते हैं पर आप आगे से डायरेक्टली प्रोफेशनली बात नहीं करते। और ये भी ना तौसीक हमारे ब्रॉटअप का एक मसला है या हमारे कल्चर का कहने एक मसला है कि हमें ना कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती। मुझे और आपको अगर एक दूसरे से मसला है ना तो हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि हम उस मसले को एड्रेस कैसे करें। हम दिल में सड़ते रहेंगे, पीछे पीछे वो होते रहेंगे, रुसते रहेंगे, पर जब मुंह पे मिलेंगे तो बस अच्छी तरीके से मिल लेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा या मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तौसीक मेरे से किस बात पे नाराज है। अगर आप मुझसे कभी वो अच्छे तरीके से बगैर मेरे से लड़ाई किए, बगैर रोए, बगैर वो किए बात नहीं करेंगे तो मुझे कभी भी अपनी चीज को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। और वो स्नोबॉल इफेक्ट होता है, वो छोटी चीज होते 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 बढ़ती जाती है और एक दिन ऐसा होता है कि ठा करके लड़ाई हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल। और एक और चीज जो बिजनेसेस गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब कोई आपका जानने वाला आता है ना आपके पास, तो वो उसको डायरेक्ट प्राइस ही नहीं बताते, कहते हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और बाद में या तो वो जो प्राइस होती है जब वो बताते हैं तो मसला होता है क्योंकि अगला ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि वो इतनी ज्यादा है, क्योंकि उसने डिसीजन ही उस प्राइस की बेसिस पे नहीं लिया, ठीक है। और या फिर आपसे एंड में दिया नहीं जा रहा होता और आप नाराज बैठे होते कि यार ये देखो ये आए थे और खा के चले गए और इन्होंने पैसे नहीं दिए। शुरू में आप कहते हैं घर वाली बात है जी, हाँ नहीं, आपकी अपनी दुकान है जी, आपका अपना कारोबार है जी। मेरे बहुत दोस्तों, इवन मेरे अपने फादर का कारोबार है, मैंने कॉन्स्टेंटली ये मसला देखा और मैं अपने फादर को भी इस बात पे यही कहती हूँ कि देखिए जब आपने अप फ्रंट किसी को नहीं बताया कि ये चीज़ इसका इतना बिल होगा, इसका इतना बिल होगा, इसका इतना बिल होगा, क्या आप ये डिसीजन लेना चाहते हैं, आपने उस वक्त उनको कहा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब बाद में या तो आपसे ये हिम्मत नहीं की जा रही कि आप वो बिल उठा के भेजें और वो मांग नहीं रहे तो आप कह रहे हैं यार देखो यार कैसा आदमी है, ये बिल ही नहीं दे के गया। आपने बिल दिया ही नहीं उसको। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, हारूनाबाद से अबू बकर ने हमें याद किया है, कह रहे मीना बाजी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। इसमें कोई शक नहीं कि आपके बताए हुए मशवरे हमारे काम जरूर आते हैं और उन पर हम अमल भी करते हैं। आज के मैसेज में मेरा कोई सवाल नहीं है। अच्छा मैं सिर्फ पीटीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो आप जैसे माहिरीन को अपने शो में बुलवाते हैं और हम दूर बैठे अपनी जिंदगियां आसान बनाते हैं।
दैट इज सो स्वीट, सही बात है, बहुत खुशी। बहुत शुक्रिया हारूनाबाद से अबू बकर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि यही मकसद भी है इस तरह के सेगमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, शाजिया ठट्ठा से, मीना बाजी आज सवाल एक खरीदार का है। अच्छा, मैं कोई कारोबार नहीं करती, ना ही करने का इरादा रखती हूँ, मैं एक खरीदार हूँ, मेरी आवाज भी राइजिंग पाकिस्तान में सुनी जानी चाहिए। अच्छा अच्छा, लो जी, ये तो बड़ा एहतजाज लग रहा है मुझे, आवाज नहीं एहतजाज है जी। बिल्कुल शाजिया, आपका अपना प्रोग्राम है। ऐसी अशिया जिनकी असल कीमत हमें मालूम नहीं होती और दुकानदार अपनी मर्जी से कीमत लगाकर हमें चीज फरोख्त कर देते हैं और बाद में हमें मालूम होता है कि इसकी असल कीमत तो बहुत कम थी। शिकायत करने पर कहा जाता है बाजी हमारी क्वालिटी उस दुकान से ज्यादा बेहतर है, ऐसे में क्या करूं? अच्छा, सो देखिए, ये प्राइस रिसर्च जो है ना वो आपने खुद करनी है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो है ना दूसरा बंदा जो है वो आपकी जगह प्राइस रिसर्च करके ये आपको एग्जैक्ट बताएगा कि फ़िलानी जगह पे इतने का है, मैं इतने का बेच रहा हूँ ना। दो चीज़ें हैं। नंबर वन, प्राइस रिसर्च आप खुद करके जाएं, आप देख के जाएं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ और किस क्वालिटी की है। हमें हमारा बाइंग बिहेवियर भी चेंज होने की ज़रूरत है ना। हम बिल्कुल मतलब बस ऐसे बगैर चेक किए जाके चीज़ें ना ख़रीदते जाएं। हम थोड़ा सा खुद देख के जाएं कि हमने क्या लेना है, किस क्वालिटी का लेना है और क्या हमारा बजट होना चाहिए। पर दूसरा ये कि अगर आपको ये लगे कि कोई दुकानदार आपको धोखा दे रहा है, यानी कि वो आपसे झूठ बोल रहा है, आपको गलत प्राइस की चीज़ किसी डिफरेंट वैल्यू की चीज़ किसी डिफरेंट प्राइस पे दे रहा है, तो फिर आपको उनके पास नहीं जाना चाहिए। आपको दोबारा उनके पास नहीं जाना चाहिए और वो उस दुकानदार का नुकसान है कि वो एक रिपीट कस्टमर को लूज कर रहा है। और इसमें हम पहले एक दफा बहुत तफसील से बात कर चुके हैं कि अगर आप अनहैप्पी शॉप है तो उसके अपने ऊपर बड़ा सा लिख के अपने ज़हन में लगा दें कि अनहैप्पी शॉप, बिल्कुल, कि आप इससे खुश नहीं आए, बिल्कुल, और दोबारा उसके पास ना जाए। बिल्कुल। अच्छा जी, सनान आवान बूरे वाला से, आदाब सर, मीना बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल ब्रांड की चीजें भी कॉपी आना शुरू हो गई हैं, तो क्या ऑनलाइन चीजों को खरीदो फरोख्त की पहचान हम कैसे करें? इसके अलावा ये भी बताएं कि इन चीजों को वापस करने का तरीकाकार क्या होता है, क्या हमें हमारे पैसे वापस मिल जाते हैं? सो ये एक बहुत बड़ा मसला है अभी ऑनलाइन चीज़ों में। और अगेन जो मैंने अभी पहले बात की कि इसको रिसर्च करने का काम आपका है। शायद एक दिन पहले भी हमने ये डिस्कस किया था कि बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जाके थोड़े रिव्यूज़ चेक करें, देखें लोगों के कोई रियल रिव्यूज़ हैं कि नहीं। जितना ज़्यादा आप कोशिश कर सकें। बहुत सारे इस तरह के ब्रांड्स बिल्कुल फ़ेक तस्वीरें लगा के फ़ेक चीज़ें भेज रहे होते हैं, बट अगर आप उनका नाम भी गूगल कर लेना तो आपको बहुत सारे फ़ेक रिव्यूज़ उनके मतलब रिव्यूज़ मिल जाते हैं जिसमें पता लग जाता है कि फ़ेक है। अगर कोई चीज़ आपके पास आ जाती है जो कि गलत है तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आप ब्रांड को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें, उनको मैसेज करें, उनको चीज़ की तस्वीर देखें, भेजें और बताएं कि जी ये चीज़ गलत आ गई है, मैंने ये रिटर्न करनी है। तो अगर वो कोई अच्छा ब्रांड होगा तो वो आपको कहेगा जी ठीक है ये चीज़ आप वापस भिजवा दें। अगर कोई स्कैमर होगा तो ज़ाहिर है वो आपको जवाब ही नहीं देगा। और अगर पॉलिसी भी आप जाए तो कई दफ़ा लिखी उसके पॉलिसी पेज पे जाके रिटर्न पॉलिसी का अलग से पेज होता है, उसको आप पढ़ सकते हैं कि उनकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। आप पूछ भी सकते हैं, आप उनसे उनके मैसेंजर पे या जिस भी चीज़ पे आप उनसे पूछें, ऑर्डर करने से पहले पूछें कि मेरी आपकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। अगर चीज़ गलत हो या साइज़ गलत हो या पसंद ना आए तो क्या रिटर्न पॉलिसी है, तो वो आप आमतौर पे आपको बता देते हैं। तो आप जैसे उन्होंने भिजवाई होती है जिस कुरियर सर्विस के थ्रू, आप उसी कुरियर सर्विस के थ्रू उनको वापस भिजवा देते हैं। बिल्कुल ठीक। बस्ती मलोक से खदीजा, मीना बाजी चीज़ों को खरीद कर जिनके ऊपर टैग पर एक अमाउंट लिखी होती है हम खरीद कर घर आ जाते हैं, जैसी नज़र साथ लिखी हुई अमाउंट पर पड़ती है तो दिल बैठ जाता है। वहां पे इतना बड़ा क्रॉस लगा होता है और दोबारा लिखी जाने वाली कीमत में खासा फर्क होता है। दुकानदार अपनी चालाकी से हमें बातों में घेर कर हमें चीजें बेच देता है। भाई मेरा तो ख्याल इसमें सारा कसूर आपका अपना है। हाँ। कि वो क्रॉस आपको पहले क्यों नजर नहीं आया। स्मार्टर बाइंग बिहेवियर करने की जरूरत है हमें। अगेन जो आज शायद थीम ये बन गई है, हम खुद जब चीज़ खरीद रहे होते हैं तो हम क्या रिसर्च करके जाते हैं, कितनी हम उस पर थॉट लगाते हैं। हमें भी माइंडलेस बाइंग के साइकिल से अब निकलने की ज़रूरत है। माइंडलेस बाइंग क्या होता है? माइंडलेस बाइंग ये जो मतलब जिसको हम कंज्यूमरिज्म भी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जब हम बस जाते हैं और बस चीज़ें खरीदते जाते हैं और बाद में बड़ी दफ़ा रिग्रेट भी होता है कि ये चीज़ क्यों ले ली। मगर हमें थोड़ा सा ना थॉटफुल बाइंग करने की ज़रूरत है। माइंडलेस बाइंग की वजह से आपका एनवायरनमेंट भी ख़राब हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रही है, ओवर स्पेंडिंग हो रही है, आपकी मतलब आलूदगी माहौलियाती और आलूदगी भी बहुत ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि वही सारी चीज़ें जो फिर हमारे पास रखने की जगह नहीं होती वो हम फेंक रहे होते हैं चीज़ें। तो मतलब ये वाला जो साइकिल है ना, इसको अब तोड़ने की ज़रूरत है, ज़रा थॉटफुल तरीके से चीज़ें खरीदने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद आकिब चकवाल से, मेरे इलाके में मूंगफली बहुत ज़्यादा होती है,
हम गुड़ को गर्म करके मूंगफली पर डालते हैं और बहुत ही मजेदार सा पिस्ता बन जाता है। आपका सवाल तो मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले ये बताएं, ये पिस्ता नहीं बनेगा, मतलब वो उसकी कोई वो पतीसा टाइप कोई चीज होगी ना। हाँ, लेकिन ये देखो जरा पढ़ के बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ताकि पता लगे और ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आए। बताओ पिस्ता लिखा हुआ था या पतीसा लिखा हुआ था? पिस्ता लिखा हुआ है। पिस्ता लिखा, तो इसका मतलब है मैं अभी बुढ़ा नहीं हुआ, मेरी नजर कमजोर नहीं हुई, मैंने सही पढ़ा था। हाँ, तो ये गिला किससे है? आमना और उनकी 4 मेंबर टीम से। अच्छा भी सबसे पहले तो सवाल पे जाने से पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये पतीसा जो आपने बनाया है मूंगफली पे गुड़ डालने का, बाहर हो रही है बारिश, तो ये हम तक क्यों नहीं पहुंचा? इनका सवाल मेरा ख्याल नहीं पढ़ना चाहिए जब तक वो भेजते जब तक वो भेजे ना। अच्छा जी, सवाल उनका ये है कि ये बहुत मजेदार होता है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बहुत मजेदार होता है। पहले मैं शाम के वक्त बाजार में चकवाल में जाके ही बेचा करता था। अच्छा। लेकिन अब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें शेयर करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं अब इसको इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन बिजनेस के तौर पे शुरू करना चाहता हूँ, मशवरा दें। ज़बरदस्त आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। इस किस्म की चीज़ें जो हैं, जो कि कह लें ज़्यादा नेचुरल हैं, जो हम बाज़ार से कैंडी या स्वीट्स लेके खाते हैं उससे ज़्यादा नेचुरल हैं, उससे ज़्यादा ऑर्गेनिक हैं, उससे ज़्यादा रियल हैं, इनका इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। ये एक अपवर्ड ट्रेंड है। आपको इसकी पैकेजिंग पे थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि किस किस्म की आप पैकेजिंग करते हैं। आपको इसके ब्रांड के अराउंड काम करना चाहिए। आप ज़रा देखें कि और लोग जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो किस किस्म के ब्रांड्स या पैकेजिंग करके बेच रहे हैं, जिसके अंदर आप चेक करें देसी घी के जो ब्रांड्स हैं, जो मक्खन के ब्रांड्स हैं, जो अब तो पंजीरी जो होती है, लोग पंजीरी बेच रहे हैं, बड़ी अच्छी, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की रेवड़ियाँ बेच रहे हैं। तो आप इन ब्रांड्स को थोड़ा सा रिसर्च करें और फिर ऑनलाइन बेचें। आप बहुत बेहतर प्राइस पे इसको बेच सकेंगे और ये आपको हर सूरत करना चाहिए। मेरे अच्छा, थोड़ा सा मेरा ख्याल है इनका सवाल का एंगल थोड़ा सा इंस्टाग्राम को यूज करने पे भी था। ठीक है, इंस्टाग्राम पे क्या अपना हैंडल बनाएं, क्या करें? आपने अपना इंस्टाग्राम पे पेज बनाना है। आपने उसका अगेन मतलब आपने ब्रांड की साइट पे पहले उसका नाम सोचना है कि क्या होगा, उसके कलर्स क्या होंगे, ब्रांड के कलर्स, जो आपके ब्रांड के कलर्स होंगे, जो आपके डब्बे या पैकेजिंग के कलर्स होंगे, वो आपने इंस्टाग्राम पे ज़्यादा यूज़ करने हैं। फिर आपने वीडियोस बनानी है जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग, आजकल स्टोरी टेलिंग का ज़माना है। जितना आप बैकग्राउंड, मतलब अगर आप लिटरली ये स्टोरी बनाए ना कि मैं इसको बाजार में ले जाके बेचता था और अब ये ऐसा जो क्या इसको क्या पिस्ता भी नहीं है, पतीसा भी नहीं है, इसका कोई और नाम होना चाहिए। हाँ, कुछ और इसका नाम है। तो ये जो है अब आपके लिए अवेलेबल है। आप जिस मर्जी सिटी में, जिस मर्जी कंट्री में, ये आप तक पहुंच रही है। अगर आप उस स्टोरी की ही एक टिकटॉक स्टाइल या रील स्टाइल वीडियो बना के लगाए ना, तो उसकी वायरल होने के चांसेस उसके ज्यादा हैं और वो ज्यादा लोगों को नजर आएगी। तो आप इसकी वीडियोस बनाएं। मेरे ख्याल में पिक्चर्स से ज्यादा वीडियोस के ऊपर फोकस करें। छोटी छोटी वीडियोस, छोटी छोटी रील्स या छोटी छोटी टिकटॉक, जो लोग खरीदने आ रहे हैं वो खा रहे हैं और खाते हुए उसकी वीडियोस बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इंस्टाग्राम के साथ साथ आई थिंक टिकटॉक को यूज करना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी। मैंने पिछले दिनों एक बर्फी ऑर्डर की टिकटॉक से। अच्छा, मतलब वो अपेरेंटली टिकटॉक पे वो लोग बहुत बिकती है वो बर्फी, और वो उन्होंने मुझे कोई ऐड दिखाया और मैंने वो नहीं होता कि और इसके बारे में और जानिए वाला टाइप का जो बटन होता है, सी मोर टाइप का, मैंने वो दबाया और एक ऑर्डर फॉर्म खुल गया। और जब ऑर्डर फॉर्म खुल ही गया तो मैंने कहा चलो 1 किलो मंगवाई लेते हैं। वो मैंने मंगवाई, तो याद नहीं आया, बड़ी अच्छी बर्फी थी। अच्छा बड़ी, अब और मंगवाओ और फिर लेके आओ। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने जब लोगों के सामने जिक्र किया तो जो लोग टिकटॉक ज्यादा यूज करते हैं उनको उस बर्फी के बारे में पता था। उन्होंने कहा वो फलानी वाली बर्फी ट्राई की आपने। उन्होंने मतलब वो ट्राई नहीं भी की तो उनको उस ब्रांड के बारे में पता है, क्योंकि वो ब्रांड टिकटॉक पे जो है वो बहुत अपनी एडवर्टाइजिंग करता है। जी, टिकटॉक पे पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं, उनकी कोई दुकान नहीं है, उनका कोई बोर्ड, वो सिर्फ टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे अपना बिजनेस चला रहे हैं। टिकटॉक जो है ना वो इस वक्त इंस्टाग्राम से ज़्यादा बेहतर है अगर आप फॉलोअरशिप, फॉलोइंग, ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त टिकटॉक पे जो जिसको हम आई बॉल्स कहते हैं ना, लोगों की नज़रें, वो नंबर ज़्यादा है और आपको ज़्यादा आसानी से नजर आता है। इंस्टाग्राम पे आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है उसी नंबर तक पहुँचने के लिए। टिकटॉक पे वही नंबर ज़्यादा आसानी से पहुँच जाता है। तो अगर आप एक नया शुरू कर रहे हैं, एक नया प्लेटफॉर्म, नया बिजनेस जो भी है, टिकटॉक इज़ द प्लेटफॉर्म जिस पे आपको बिल्ड करना चाहिए। कोहाट से शहजादी। अच्छा, मीना बाजी, मैं एक ट्यूटर हूँ, ठीक, पढ़ाती हूँ और बहुत अच्छा कमा रही हूँ माशाल्लाह। हर तरफ ऑनलाइन का नाम सुनकर दिल कर रहा है कि इसको स्कूल में बदल दूं, मतलब अपने ट्यूशन सेंटर को स्कूल में बदल दूं। तो मीना बाजी, मैंने ना तो ब्रांड का खास कोई नाम सोचा है, आप मशवरा दें क्या नाम रखूं, लोगो कैसा बनाऊं, स्लोगन कैसे बनाऊं,
मशवरा दें कि मैं इसको प्रमोट कैसे करूं। लो भाई, बहुत सारे सवाल कर दिए शहजादी ने। हाँ, अच्छा, मैं नाम वगैरह पे मशवरा नहीं दे रही, पर मैं ये बता सकती हूँ आपको कि आपने इसके बारे में सोचना कैसे है। आपने पहले सबसे काम करना है अपने कस्टमर पर्सोना के ऊपर, कि जो आपके पास लोग आते हैं, देखिए डिसीजन मेकर कौन है, वो बच्चा नहीं है, वो पेरेंट है। तो वो जो पेरेंट है जो अपने बच्चे को आपके स्कूल में भेजेगा, वो पेरेंट कैसा होगा, उसकी क्या एज होगी, वो किस सोशो इकोनॉमिक सेगमेंट से बिलोंग करेगा, वो कोहार्ट में अगर रहता है तो वो किस इलाके में रहता होगा, वो कितना अफोर्ड कर सकता है, उसकी क्या ज़रूरियात हैं ज़िंदगी में, वो किस तरीके से सोचता है, वो और कौन से ब्रांड्स इस्तेमाल करता है, कौन से ब्रांड्स उसके लिए एस्पिरेशनल है, यानी कि वो जिन तक पहुंचना चाहता है, राइट। इस किस्म के सवालों के आप जवाब देंगी। इसकी बेसिस पे आप अपने ब्रांड की पर्सनालिटी बनाएंगी। आपका ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो ऐसे पेरेंट्स के लिए एक्साइटिंग हो। इन पेरेंट्स के लिए किस किस्म का ब्रांड होगा जो इंटरेस्टिंग होगा, एक्साइटिंग होगा, जिसमें इनका दिल चाहेगा कि ये अपने बच्चे को भेजें। इनके लिए क्या चीज़ें होंगी इनके दिमाग में जो एक स्कूल में होनी ज़रूरी हैं। उस बेसिस पे आप अपना लोगो, अपना नाम वगैरह डिसाइड करेंगे और आप अपनी आइडेंटिटी बनाना शुरू करेंगे। पर बहुत अच्छा आइडिया है। इकोनॉमिक रिसेशन जब होती है, जब ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही होती है, तो कुछ चीज़ें जो है, जो ज़रूरियात होती है ना, वो हमेशा चलती रहती हैं। उस टाइप के बिजनेसेस हमेशा चलते रहते हैं जो नेसेसिटी बेस्ड होते हैं, जो इंसानी ज़रूरियत से बेस्ड होते हैं। और बच्चों की एजुकेशन जो होती है वो एक नेसेसिटी बेस्ड चीज़ है जिस पे आम तौर पे मेजॉरिटी लोग इन्वेस्ट करते ही करते हैं। अच्छा जी, आखिरी मैसेज है। अच्छा। गुजरांवाला से कामरान। अच्छा। बड़ा ही इमोशनल मैसेज। अच्छा, मुझे रोना बड़ी आसानी से आता है, अगर ज्यादा इमोशनल हुआ तो ये मसला हो जाएगा। गुजरांवाला से कामरान कहते हैं, तौसीक भाई, मीना बाजी, आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। अच्छा। मेरे हाथ के बने पंखे मैं अपनी खाला को बैरून मुल्क जो मुकीम है उन्हें ऑनलाइन बेचने शुरू करने के साथ मशावरत देता रहा और हम दोनों ने मिलकर ये काम शुरू किया। सही है। और इसके पीछे आप दोनों हैं। अच्छा। आपका सेगमेंट, आपका शो देख के हम मोटिवेट हुए और हमने हिम्मत की अपने कारोबार को बढ़ाने की। जबरदस्त। अभी हमें बहुत से पैसे तो आने शुरू नहीं हुए क्योंकि इसमें सब्र करना पड़ता है। और खाला ये कह रही हैं कि एक दफ़ा ही सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो तुम्हारा हिस्सा मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। लेकिन अभी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपकी मोटिवेशन से मेरे हाथ के बने पंखे इस वक्त बैरून मुल्क बिकना शुरू हो गए। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने ये हिम्मत की और ये ट्राई करना शुरू किया इस काम के अंदर, और अल्लाह करे आपकी बहुत बरकत हो इस काम के अंदर और ये बहुत ज़्यादा बढ़े। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे होने का इंतज़ार ना करें, आप कोई ऐसा सिस्टम सेट करें कि जिसमें हर कुछ अरसे बाद जितने पैसे जमा हो वो आपको भिजवा दिए जाएं, क्योंकि ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा जमा करने की कोशिश करो। उतना मज़ा भी नहीं आता, तो बेहतर है कि कोई सिस्टम सेट कर लें। और जब भी कोई इस तरह की फैमिली के अंदर पार्टनरशिप होती है तो उसके अंदर और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि साथ साथ हिसाब किताब चुका दिया जाए। और अगर आपने कोई टाइमलाइन डिसाइड किया होता है ना कि जी हर मंथ एंड पे, हर महीने की 5 तारीख पे पैसे भिजवाने हैं, तो वो एक सिस्टम बन जाता है ना। फिर वो ये नहीं होता कि अब मैं खाला को कैसे कहूँ कि मेरे जो है ना अब तो 6 महीने हो गए हैं, तो अब मैं उनको कैसे कहूँ, अच्छा तो नहीं लगता, मैंने अभी भी कहा था, या खाला को भी लग रहा हो अच्छा अब मैं क्या कहूँ, इसको मैं कैसे कहूँ, मैंने तो कमेटी डाल दी थी, हाँ मैंने तो ये सोचा था, ये मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट। तो बेहतर होता है कि अगर आप पार्टनर्स हैं तो आप हर चीज़ को प्रॉपर पार्टनर्स के तौर पे करें। आप खाला शाला भूल जाएं, वो आपकी बिजनेस पार्टनर है जो वहाँ पे सेल कर रही है, और आप उसी तरीके से चीज़ों को स्ट्रक्चर करके चलें। मीना बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह बड़े ज़बरदस्त सवाल आए और आज के 2-3 मैसेजेस ऐसे थे जिनको बहुत खुशी हुई, है ना, खुशी हुई कि हम अपने शुगल मेले में, हल्ले गुल्ले में जो चीज़ें एक तरह से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो आगे जाके उसका असर हो रहा होता है, किसी की जिंदगी पे उसका इम्पैक्ट होता है। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। राइजिंग पाकिस्तान में साथियों वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात 2 आर्टिस्ट से करवानी है। फरवा आ रही हैं और आरिफ आ रहे हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, बहुत यूनिक किस्म का काम करते हैं और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इनके काम को बहुत सराहा जा रहा है। तो मेरे वो तमाम व्यूअर्स जो आर्ट क्रिएट करना चाहते हैं या क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए कुछ टिप्स होंगे फरवा और आरिफ के साथ इस ब्रेक के बाद।